मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों की जो लिटरेरी टर्म की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो कब से कहाँ तक डिस्कस कर लिया है। लगभग 1 से लेकर के 130 तक डिस्कस कर लिया है। आज इसमें 15 और ऐड कर लो, यानी कि 145 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर हमारा 10 होगा। ये वीडियो नंबर हमारा 10 होगा जहां तक है, 10 या 11 10 होगा जहां तक है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 31 नंबर पे हमने क्या बताया, 30 तक हमने डिस्कस कर लिया। 31 नंबर पे एक बार देख लो। 31 नंबर पे कहा गया कि सोनेट फ्रॉम हैविंग 3 क्वाड्रेंट। एक ऐसा सोनेट, पहले तो ये देखो कि सोनेट में टोटल लाइनें कितनी होती हैं, बोले सर 14। इसमें 3 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट 4 नंबर के होती हैं, तो 12 लाइनें ये हो गई हमारी। और फॉलोड बाय अ राइमिंग कपलेट, इसमें एक राइमिंग कपलेट लगा हुआ होता है, यानी कि 2 लाइनों का। ठीक है, बाद पॉपुलराइज्ड बाई, और इस तरीके का पैटर्न जिसमें 3 क्वाड्रेंट हो और बाद में एक राइमिंग कपलेट को फॉलोड किया गया हो, तो ये क्या होता है हमारा। इसको किसने पॉपुलराइज किया, तो पॉपुलराइज करने वाले कौन थे, विलियम शेक्सपियर। पेटार्क जो है वो पेटार्कन सोनेट था, जिसको ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड किया गया था। ऑक्टेव में 8 लाइनें और सस्टेट में 6 लाइनें। ठीक है, तो चलो अब हम आगे 32 नंबर की अगर हम बात करें, 32 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिकल फॉर्म। क्या कहा गया है, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिकल फॉर्म, ऐसी कौन सी पोइटिकल फॉर्म अराइज आउट ऑफ फोक लिटरेचर। ठीक है, ऐसा कौन सा पोइटिकल फॉर्म है जो फोक लिटरेचर से अराइज होता है, तो वो है हमारा बैलड। क्या है दोस्तों, बैलड है। अगर हम 132 नंबर की बात करते हैं, तो 132 नंबर में ऐसा कौन सा काव्य का रूप है जो लोक साहित्य से उत्पन्न होता है, फोक लिटरेचर से उत्पन्न होता है, तो हमने क्या बताया है, बैलड। बैलड को जरा यहां से सुन लीजिएगा। बैलड इज मीन्स है अ पोइटिकल फॉर्म है, एक प्रकार का दोस्तों पोइटिकल फॉर्म है जो अराइजेज आउट होता है, उत्पन्न होता है किससे, फोक लिटरेचर से। इट इज आल्सो कॉल्ड, और इसको हम फोक बैलेड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फोक बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड। तो चाहो तो आप इसे फोक लिटरेचर में क्या बैलेड को फोक बैलेड कहो या ट्रेडिशनल बैलेड कहो, बात एक ही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्स, ये एक प्रकार की कविता होती है। ऑफ इन अ नरेटिव सॉन्ग सेट अ म्यूजिक, जो कि एक नरेटिव सॉन्ग होता है जिसमें एक म्यूजिक के साथ ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी, जिसमें क्या होता है, एक कहानी के रूप में इस गीत को गाया जाता है। बैलड हैज बीन ड्राइव्ड, यानी कि इस गीत में एक कहानी को बताया जाता है, और वो कहानी किसी वीरों की कहानी या किसी एक सेलिब्रिटी की कहानी होती है। बैलड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये बैलड कहाँ से आए सबसे पहली बार, तो मिडाइवल फ्रेंच से आए थे। ओके, चैंसन बैलडी आर बैलडी कहां से आए थे, तो ये शब्द को ध्यान बनाए रखना। बिच बाज ओरिजिनली, जो क्या थे, एक डांस सॉन्ग होते थे। इट इज रिटन इन बैलड स्टेंजाज आर क्वार्टरिन, 4 लाइन स्टेंजाज लिखा जाता है, अल्टरनेटिंग लाइन इन आइम्बिक टेट्रामीटर एंड आइम्बिक ट्राईमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम 33 पर बात करें, 33 पर बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद ओड। जनरली इसमें से ओड से कौन सा जो है एसोसिएट नहीं है, कौन सा ऑप्शन, तो इट इज एड्रेस टू समवन और समथिंग, इट इज लैरिकल, इट लैमेंट्स द डेथ ऑफ अ समवन। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जिसमें डेथ, किसी की मृत्यु से दुखी होकर के कोई विलाप किया जाए, वो हमारा इलेजी होता है। क्या होता है, इलेजी होता है। ठीक है, इट इज अ लैरिकल, लैरिकल भी नहीं होता भैया। बैलेड हमारा लैरिकल भी नहीं होता है। ठीक है, ये गीतात्मक नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, क्या क्वेश्चन पहले हमने नहीं पढ़ी, नॉट एसोसिएटेड, तो यही नहीं है। ठीक है, मिल तो गया है, इलेजी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये इलेजी के लिए होता है, बाकी ये तीनों एसोसिएट होंगे। इट इज एड्रेस्ड, ये एक एड्रेसिंग फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही बात है। ओड का मतलब ही होता है संबोधन गीत, ओड का मतलब ही होता है संबोधन गीत। ठीक है, तो ये एक एड्रेस्ड किया जाता है, संबन या समथिंग एक लैरिकल फॉर्म में होता है।
और इट इज सीरियस इन थॉट एंड एलिवेटेड इन स्टाइल। एक भी और ध्यान रखना ओड के बारे में, इट इज सीरियस इन थॉट, विचारों में गंभीर होता है, और एलिवेटेड स्टाइल होता है इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? क्या बताया गया? सी ऑप्शन में क्या होता है? लैमेंट द डेथ ऑफ अ समवन, ये क्या होता है? इलेजी होता है। नोट इलेजी लैमेंट द डेथ ऑफ अ समवन। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया, ये क्या होगा? एक इलेजी होगा। और हमें तो ओड की बताना है, तो ओड क्या है? डिनोट अ लॉन्ग लिरिक पोइम, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज अ सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलाबरेट इन स्टेंजाक स्ट्रक्चर, ode is addressed to someone or something. Okay, our prototype was established in a Greek poet Pindar, whose odes were modeled on the song by the chorus in Greek। यानी कि पिंडार के जो स्टॉप, एंटी स्टॉप और रिपोर्ट में विभाजित थे जिनके ओड। चलो आगे 134 नंबर की बात करते हैं। 134 नंबर पे हु सेड, किसने कहा? डेड की ही अफेक्ट्स, वो प्रभावित करता है, दी मेटाफिजिक्स ओके इन हिज आर्मरस पोएम्स। मतलब ये हुआ भैया कि किसने कहा कि भाई अपनी पुस्तक में कामुक कविताओं की आर्मरस पोएम्स को प्रभावित करता है। तो अफेक्ट द मेटाफिजिक्स इन हिज आर्मरस पोएम। तो ये कौन थे? ये ड्राइडन थे, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इन हिज डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर में, किस में दोस्तों? जॉन ड्राइडन ने अपनी एक वर्क था डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, जो कि 1663 में आया था, उसमें कहा था कि क्या कहा था कि जॉन डन इन हिज पोएट्री अफेक्ट करता है मेटाफिजिक्स को। इट इज टू से, कहने का मतलब यह था कि डन एम्प्लॉय द टर्मिनोलॉजी एंड abstruse argument of the medieval scholastic philosophers। the term metaphysical, और ये जो टर्म है, शब्द है मेटाफिजिकल, सबसे पहली बार इसका यूज किया गया डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। हुज बारोड, जिन्होंने बारो किया था फ्रॉम डॉक्टर ड्राइडन की फ्रेज अबाउट जॉन ओडन। ठीक है, ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। तो इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज आर कॉल्ड। जो हमारे एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज थे वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है हिस्ट्री प्लेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिस्ट्री प्लेज। द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेज आर समटाइम्स कॉल्ड हिस्ट्री प्लेज। क्या कहलाते हैं? हिस्ट्री प्लेज। हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन historical narrative, often set in medieval or early modern past। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात करें, इज अ जॉनर ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी। ओके, ह्यूमर इज द embodiment in one of the characters in some dominating individual passion or prosperity। अब जरा इसको समझ लो एक बार को अच्छे से कि आखिर इसमें क्या क्या। एलिजाबेथन क्रॉनिकल नाटकों में कभी कभी इतिहास नाटक कहा जाता है, इनको समटाइम्स कॉल्ड हिस्ट्री प्लेज भी हम कभी कभी इनको कहते हैं। और जो हिस्ट्री प्लेज होते हैं वो बेस्ड ऑन आधारित होते हैं हिस्टोरिकल नरेटिव पर। किस पे आधारित होते हैं? ऐतिहासिक नैरेटिव पर आधारित होते हैं। वन सेट इन अ मिडेवल और अर्ली मॉडर्न पास्ट, जिनकी सेटिंग जो है वो अक्सर मध्यकालीन या प्रारंभिक आधुनिक में स्थापित होती। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात करें तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज अ जॉनर ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी। एक चीज और ध्यान रखना, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो एक जॉनर है किसका? ड्रामेटिक कॉमेडी का। ह्यूमर इज अ एम्बॉडीमेंट इन वन ऑफ कैरेक्टर ऑफ समथिंग डोमिनेटेड इंडिविजुअल पर्सन इन प्रोपेंसिटी। इसमें देखो थोड़ा सा बताया गया है कि हॉल ऑफ द नोबल्स ऑफ प्रोफेशनल्स एक्टर समटाइम्स परफॉर्म्स इन ब्लेजर्स एज बी नो फ्रॉम, जैसे पैरामस थिस्बे, पैरामस एंड थिस्बे इन मिड समर नाइट ड्रीम में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगला एक और आपके सामने है द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनिस। कॉमेडी ऑफ मैनिस किससे एसोसिएटेड है? तो ये हेरोल्ड पिंटर से एसोसिएटेड है।
कॉमेडी ऑफ मैनर किससे, मेनिस किससे एसोसिएटेड है? तो कॉमेडी ऑफ मेनिस होता क्या है, पहले इस टर्म को समझिएगा। कॉमेडी ऑफ मेनिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हेराल्ड पिंटर से एसोसिएटेड है और इसका क्रिटिक इरविंग बार्डल क्वाइन दी टर्म। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉमेडी ऑफ मेनिस शब्द किससे एसोसिएट है तो आप नाम लोगे हेराल्ड पिंटर का। और ये शब्द क्वाइन किसने किया, तो एक क्रिटिक थी, ठीक है, इरविंग बार्डल क्वाइन दिस टर्म विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द लुनेटिक व्यू। कहां से? लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मेनिस। लुनेटिक व्यू ये पूरा नाम है, अ प्ले एक नाटक है ऑफ बाय डेविड क्रॉम्पटन का। बार्डल सेज द पिंटर्स प्लेज आर सेट इन अ claustrophobic atmosphere. Characters are drawn in external, okay, malignancy, and they are always in doubt and fear. Comedy of menace is generally considered as the combination of comedy and laughter. मतलब ये हुआ, जरा समझिएगा, जो क्रिटिक इरविंग बार्डले ने यह शब्द क्वाइन किया है जो कि डेविड क्रॉम्पटन का एक नाटक था द लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मेनस से लिया गया है। बार्डल का कहना है कि पिंटर के नाटक एक क्लास्ट्रोफोबिक वातावरण स्थापित करते हैं और इनके जो कैरेक्टर होते हैं उनमें बाहरी द्वेष द्वारा जो है ड्रॉ किए जाते हैं। वे हमेशा संदेह और भय में रहते हैं। कॉमेडी ऑफ मेनस में को आमतौर पर कॉमेडी और हंसी का मेल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगर हम बात करें इसकी 37 नंबर पे, तो हुज पोइम किसकी पोइम्स, किसकी कविताएं आ पायलन गेव द निकनेम पायलन पोइट्स, ओके, टू लिफ्ट विंग पोइट इन 1930। मतलब ये हुआ 37 पे। अगर हम बात करते हैं कि 1930 के दशक में वामपंथी कवि थे, ठीक है, वामपंथी कवियों को किसकी कविता दी पायलोन ने पायलोन पोइट्स उपनाम दिया। ठीक है, हुज द पायलोन गेव द निकनेम पायलोन पोइट्स टू लेफ्ट विंग पोइट इन 1930। तो किसके लिए, यानी कि स्टीफन स्पेंडर के लिए। तो स्टीफन स्पेंडर्स की पोइम्स कविताओं के लिए द पायलन गेव द निकनेम पायलन पोइट्स टू लेफ्ट विंग पोइट्स ऑफ 1930। मतलब ये हुआ कि स्टीफन स्पेंडर की कविता द पायलन ने 1930 के दशक में वामपंथी कवियों को पायलन पोइट्स उपनाम दिया। ये 1930 के दशक में ब्रिटिश और आयरिश लेखकों का समूह था। पूछा जा सकता है जो पायलन पोइट्स का एक ग्रुप है वो दिस वाज अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर्स इन 1930s। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। ये जो ग्रुप था उसमें या तो ब्रिटिश और आयरिश राइटर थी और ये किस समय का था, तो 1930s के दशक का ये ग्रुप था। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन लोग थे, ऑडेन, मैकनीस थे, स्पेंडर थे और लुइस थे। दे आर कॉल्ड मैक स्पॉन्डी बाय रॉय कॉम्पबेल। मतलब ये हुआ कि इस समूह के जो सदस्य थे वो ऑडेन, मैकनीस, स्पेंडर और लुइस थे। रॉय कैंपबेल द्वारा उन्हें मैक स्पाउंडे कहा जाता था। रॉय कैंपबेल नाम के एक व्यक्ति थे जो इन लोगों को मैक स्पाउंडे कह करके पुकारते थे। दे आर कॉल्ड मैक स्पाउंडे बाय रॉय कैंपबेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर हम 138 की बात करें तो हु इज फेमस फॉर नोबेल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये हुआ हु इज फेमस फॉर नोबेल, यानी कि कौन अपने नोबेल के लिए प्रसिद्ध है, कौन से, ऑस्ट्रेलिया की अपराधी व्यवस्था के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की यानी कि अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अबाउट बारे में ऑस्ट्रेलिया की अपराधी व्यवस्था के बारे में उपन्यास फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ
कौन सा? फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ लिखा। वो इस फेमस नॉवेल के लेखक कौन है? तो इस फेमस नॉवेल के लेखक हैं मार्कस क्लार्क। मार्कस क्लार्क इज अ फेमस फॉर हिज नॉवेल, और इनका नॉवेल था दोस्तों फॉर द फेमस टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। और ये जो इनका नॉवेल था फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, ये किसके बारे में था? अबाउट बारे में द कन्विक्ट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कन्विक्ट सिस्टम था, आपराधिक व्यवस्था थी, उसके बारे में था। ये जो नॉवेल था वो पब्लिश हुआ था एज अ नॉवेल के रूप में 1874 में। इट गिव्स अ विविड एंड रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ द ब्रुटैलिटी ऑफ हिज कॉलोनियल पेनल सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। अर्थात इस नॉवेल से क्या पता लगता है? इस नॉवेल से हमको एक चीज ये पता लगता है कि इसमें क्या हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया की जो औपनिवेशिक दंड व्यवस्था की क्रूरता का एक ज्वलंत और यथार्थवादी विवरण देता है। कहानी में एक चीज और पता लगती, द स्टोरी इज एन एम्बिशियस टेल ऑफ ट्रेजेडी, ओके, रिडेम्पशन एंड द अगलीनेस एंड रेजिलेंस ऑफ मैन। यानी कि इस कहानी में क्या क्या चीजें, इस कहानी में ट्रेजेडी और मनुष्य की क्रूरता और लचीलेपन का एक महत्वाकांक्षी रूप देखने को मिलता है। कहानी रूफस डाबेस के भाग्य का अनुसरण करती है। द स्टोरी फॉलोज द फॉर्चून ऑफ रूफस डाबेस, अ यंग मैन थे जो कि ट्रांसपोर्टेड फॉर द थेफ्ट दैट ही डिड नॉट कमिट। अगला 139 पे, नेक्स्ट देखो 139 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन अरिस्टोटल यूज द टर्म हमारसिया। यानी कि जो अरिस्टोटल नाम के, अरस्तु नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कौन से वर्क में हमारसिया वर्ड का यूज किया है? तो पोएटिक्स में। किस में? पोएटिक्स में। तो बी होगा हमारा सही इसमें। अरिस्टोटल यूज द टर्म हमारसिया इन हिज वर्क, किस में? पोएटिक्स में, एंड डिस्क्राइब द ट्रैजिक हीरो एज अ मैन ऑफ नोबल रैंक। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है जो हीरो होता है वो एक ट्रैजिक हीरो होता है जो अपने रॉन्ग डिसीजन के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि वो अपने पतन का कारण बनता है। नोबल रैंक एंड नेचर, बल्कि प्लेज में उसकी रैंक भी बहुत अच्छी दिखाई जाती है। नेचर हुज मिसफॉर्चून इज नॉट ब्रॉट अबाउट द ब्लेनिंग बट बाई सम एरर ऑफ जजमेंट। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमेरसिया का मतलब क्या होता है? तो एरर इन जजमेंट। क्या होता है? एरर इन जजमेंट। एरर इन जजमेंट को, एरर ऑफ जजमेंट को हम क्या कहेंगे? JUDGEMENT। एरर ऑफ जजमेंट को हम क्या कहेंगे? हमारसिया कहेंगे। दिस was imperfection later came to be interpreted as a moral flaw, जिससे उसका नैतिक पतन होता है एज ओथेलो जेलसी और हैमलेट का ओके इररिजोल्यूशन। जैसे यहां पर अगर हम बात करें 39 में ओथेलो की जेलसी और हैमलेट का इररिजोल्यूशन का मतलब होता है हैमलेट का चिड़चिड़ापन। ये इररिजोल्यूशन को कहते हैं चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। तो हैमलेट का इररिजोल्यूशन पता लगता है और ओथेलो की जेलसी। अगला 140 की अगर हम बात करें, 140 पे पॉन्स ऑफ बुफेलो बिल ओके ड्रंकनेस आर द कॉमन टर्म विच अपीयर फ्रीक्वेंटली इन। देखो किन किन चीजों की बात की, पॉन्स ऑफ बुफेलो बिल, ठीक है। इसके बाद ड्रंकनेस सामान्य शब्द हैं जो अक्सर कहाँ दिखाई देते हैं? तो कहाँ दिखाई देते हैं? ध्यान बनाए रखिएगा। ऑप्शन नंबर, जो नेटिव अमेरिकन राइटर होती हैं उनके वर्क्स में पॉन्स ऑफ बुफेलो बिल, ड्रंकनेस, ये सभी शब्द दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। समझिएगा, पॉन्स ऑफ बुफेलो बिल, ड्रंकनेस आर द कॉमन टर्म। एक कॉमन टर्म है विच अपीयर फ्रिक्वेंटली इन द वर्क ऑफ, जो नेटिव अमेरिकन राइटर होते हैं उसमें।
Buffalo Bill is the central character of okay Alexi poems Evolution, published in the best-selling 1992 collection The Business of Fancy Dance Dancing Stories and Poems। मतलब ये हुआ इसका कि जो मूल अमेरिकी लेखकों के कार्यों में अक्सर दिखाई देते हैं, बुफालो बिल, ठीक है, और एलेक्सी की कविता जैसे एवोल्यूशन का ये सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो उनके 1992 के सबसे अधिक बिकने वाले संग्रह द बिजनेस ऑफ द फैंसी डांसिंग स्टोरीज एंड पोएम्स में प्रकाशित हुआ। अगर हम अगला बात करें 141 पे, हु अमंग द फॉलोइंग पोस्ट कंस्ट्रक्चरलिस्ट, क्या लिखा गया है कि उत्तर संरचनावादी, तो हु अमंग द फॉलोइंग इनमें कौन है, इनमें कौन है दोस्तों, तो फर्डिनेंड डी सॉसर। कौन है फर्डिनेंड डी सॉसर अमंग द फॉलोइंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इनमें किसको कहा जाता है, फर्डिनेंड डी सॉसर को, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट किसको कहा जाता है, फर्डिनेंड डी सॉसर को। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है, फर्डिनेंड डी सॉसर है, और इट इज अ late 20th century movement philosophy and literary criticism began in France late 1960s। ठीक है, तो ये ध्यान बनाए रखना, drawing upon the linguistic theories of structuralism and the theory of deconstruction, जैकस डेरिडा। डिकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, जैकस डेरिडा ने। इट हेल्ड दैट लैंग्वेज इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट कनेक्ट वन डायरेक्टली विद द ट्रुथ एंड रियलिटी, इट इज कंट्रास्ट विद वन अनदर एंड नॉट फ्रॉम एनी connection with outside world। Writers associated with the movement include okay Ronald Barthes, Jacques Derrida, okay Julia Kristeva and Michael Foucault। नेक्स्ट 142 पे बात करें अगर हम, तो विद होम किसके साथ, डू बी रिलेट, हम रिलेट करते, एक फ्रेज हम यहां पर दे रहे हैं, ओके सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हम किसके साथ रिलेट करते हैं, तो एसटी कॉलरिज के साथ में। किसके साथ, एसटी कॉलरिज के साथ में, अविश्वास का निलंबन, है ना, तो एसटी कॉलरिज। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, ये फ्रेज किसके द्वारा कॉइन के, बिलिंग, ये पूरा आल्सो नोन एज, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कॉइंड बाय इज नॉट क्वाइंड बाई, ये कुछ नहीं है, सैमुअल टेलर कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज के द्वारा कॉइन किया जाता है अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में, जिसको पब्लिश कराया जाता है 1817 में। इट इज इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक एग्जामिन समथिंग अनरियल एंड इम्पॉसिबल इन रियलिटी सच एज वर्क ऑफ स्पेकुलेटिंग फिक्शन और ऑर्डर टू बिलीव फॉर it to seek enjoyment। 142 के बाद अगर हम 143 पे बात करें, तो 143 है, who feminine propounded the term erecture। क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि 143 पे कौन है, who feminine propounded the term erecture। तो कौन है भैया, वो कौन है, ध्यान बनाए रखना, ये हेलेन सिक्सस। कौन है, हेलन सिक्सस, कर लो, हेलन सिक्सस। कौन है, हेलन सिक्सस। अब देखो, हेलन सिक्सस प्रोपाउंडेड द टर्म इरेक्चर फेमिनिन, और दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय इन हर एसे। ये जो टर्म था वो उनके एसे द लाफ ऑफ द मेडुसा में क्वाइन किया गया था। किसमें, द लाफ ऑफ द मेडुसा में, वेयर सी गिव्स हिज व्यूज, जहां पर जो है किसने, हेलन सिक्सस ने अपने विचार व्यक्त किए रिगार्डिंग वुमेन, महिलाओं से संबंधित, कि वुमेन मस्ट राइट हरसेल्फ, मस्ट राइट अबाउट वुमेन एंड ब्रिंग वुमेन टू राइटिंग।
from which they have been driven away as violently as from their bodies. Alan Salter is the great feminist critic known for the concept of gynocriticism. और अगला अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट, कौन सा नीचे एक पोइट है, कवि है, इज एसोसिएटेड विद ओके बॉग बॉग पोएम्स, इनमें से कौन सा 144 पे निम्नलिखित में से कौन सा कवि बॉग पोएम से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन है, ओके सीमस हेनी। कौन है, सीमस हेनी। सीमस हैनी, सीमस हैनी बॉग पोइम से जुड़े हैं। सीमस हैनी किससे जुड़े हैं, इज एसोसिएटेड विद बॉग पोइम्स। तो ध्यान बनाए रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि सीमस हैनी जो है वो किससे एसोसिएटेड हैं, तो बॉग पोइम से जुड़े हुए हैं। हैनी स्पीक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल बॉडी इन ऑर्डर टू शो द कनेक्शन अमंग लाइफ, डेथ, लैंडस्केप एंड फेमिनिटी इन आयरलैंड। ओके, बॉग। तो वो कहते हैं यहाँ पे हेनी आयरलैंड की मृत्यु, जीवन मृत्यु परिदृश्य और स्त्रीत्व के बीच संबंध दिखाने के लिए एक महिला शरीर के दृष्टिकोण से बोलती हैं, बॉग। ठीक है, एस्ट्रोफेल। अगला अगर हम बात करें एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल क्या है, इज आ पास्टोरल इलेजी रिटन बाई, एक पास्टोरल इलेजी है जो कि रिटन बाई लिखी गई। एस्ट्रोफेल किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसको लिखा गया। एस्ट्रोफेल एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया एक क्या है, शोक गीत है, पास्टोरल इलेजी है। ध्यान रखना, और एक चीज ये क्या है, पास्टोरल इलेजी है एस्ट्रोफेल। ठीक है, किसने लिखा, एडमंड स्पेंसर ने। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार के लिए पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा एस्ट्रोफेल इज आ पास्टोरल इलेजी। एस्ट्रोफेल क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, जिसको किसके द्वारा लिखा गया, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, एस्ट्रोफेल अब स्पेंसर एस्ट्रोफेल अ पास्टोरल इलेजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड बेलरस किंग सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी की मृत्यु से दुखी होकर के इसको लिखा है। ओपन्स अ कलेक्शन 7 इलेजीज पब्लिश्ड इन कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन इन 1595। ठीक है, अगला हु पॉनियर्ड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में किसको हीरोइक कपलेट यूज करने के लिए पॉनियर्ड माना जाता है। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का इंग्लिश में यूज किसने किया, तो जोफ्रे चौसर ने। किसने किया, जोफ्रे चौसर ने। यहां पर पढ़ करके देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि जोफ्रे चौसर पॉनियर्ड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे, जोफ्रे चौसर थे। हीरोइक कपलेट वाज यूज्ड बाय जोफ्रे चौसर इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स। कहा हीरोइक कपलेट का जोफ्रे चौसर ने सबसे पहले अपने 2 वर्क में इसका यूज किया, एक लीजेंड ऑफ गुड वुमेन और दूसरा वर्क था इनका कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन परफेक्टेड बाय, और ये माना जाता है कि हीरोइक कपलेट को परफेक्टेड करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको, जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप को। ओके, इन द रेस्टोरेशन एज इन अर्ली 18th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। अगला हु यूज द राइम रॉयल। राइम रॉयल इन द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहली बार राइम रॉयल का यूज किसने किया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, राइम रॉयल का यूज करने वाला भी इंग्लिश में सबसे पहले कौन थे, जोफ्रे चौसर थे। ये जोफ्रे चौसर लिखा होगा, क्या लिखा होगा भैया, जोफ्रे चौसर। हाँ, जोफ्रे चौसर, ये पता नहीं क्या लिख गया, जोफ्रे चौसर, जोफ्रे चौसर। और एक चीज मैं बता दूं कि जो राइम रॉयल होता है, जो राइम रॉयल होता है, इसमें टोटल कितनी लाइनें होती हैं, 7 लाइन की पोएम्स को, 7 लाइन जो एम्बिक पेंटामीटर में 7 लाइन्स। ठीक है, कितनी, 7 लाइन्स होती हैं
जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइम रॉयल कहते हैं। तो राइम रॉयल कितने, 7 लाइन्स में। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो और अच्छी जानकारी हो जाएगी। क्या लिखा है, राइम रॉयल यानी कि राइम आल्सो स्पेल्ड राइम। तो 7 लाइन, और इसमें कितनी लाइनें होती हैं, 7 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, स्टेंजास राइमिंग। और इसकी राइमिंग स्कीम जरा यहाँ से देखो क्या होती है, ए बी बी और लास्ट में कपलेट यानी कि डबल सी, ए बी फिर बी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। बाज फर्स्ट यूज इंग्लिश, और सबसे पहली बार इंग्लिश में इसका यूज किया गया था वर्ष इन द 14th सेंचुरी जोफ्रे चौसर के द्वारा। किसमें, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, और किसमें, एंड द पार्लियामेंट ऑफ फॉलेस, नोट द किंग्स क्वायर यानी कि द किंग्स बुक को एट्रीब्यूटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, सपोज टू बी अ सोर्स ऑफ द राइम रॉयल। 148 नंबर पे एक बार देखो, 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सबाल्टर्न स्टडीज, इनमें से कौन सा सबाल्टर्न स्टडीज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कौन रिलेटेड नहीं है भैया, जूलिया क्रिस्टेवा जो है वो रिलेटेड नहीं है, जूलिया क्रिस्टेवा जो है वो रिलेटेड नहीं है। बाकी सभी सबाल्टर्न स्टडीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, कौन कौन, दीपेश चक्रवर्ती, गायत्री चक्रवर्ती स्पेबैक और पार्था चटर्जी, ये सभी रिलेटेड हैं। ठीक है, जूलिया क्रिस्टोवा जो है वो इज नॉट रिलेटेड टू दी सबाल्टर्न स्टडीज, लेकिन जूलिया क्रिस्टोवा जो है वो सबाल्टर्न स्टडीज से रिलेटेड नहीं है। अदर राइटर जैसे पार्था चटर्जी, दीपेश चक्रवर्ती, गायत्री चक्रवर्ती स्पेबैक आर रिलेटेड टू सबाल्टर्न स्टडीज। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबाल्टर्न स्टडीज से कौन कौन रिलेटेड है, तो आप तुरंत इनका नाम बता दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर से एक हमार्सिया आया है 149 पे, व्हाट डज हमार्सिया मीन, हमार्सिया का मीनिंग क्या है अरिस्टोटल के अनुसार, ओके, द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो ध्यान बनाए रखना, हमेर्सिया का मतलब क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ इन प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी, जो हमारा हीरो होता है उसकी पर्सनालिटी में जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसके कारण उसका पतन होता है, वही हमारा हमार्सिया कहलाता है, एरर इन जजमेंट। ओके, विच लीड्स, जिससे उसका हो जाता है टू हिज हीरोइक डेक्लाइन टूवर्ड द ट्रेजिक एंड, और इससे उसका ट्रेजिक एंड होता है। इसी हमार्सिया क्या है, इज अ ट्रेजिक फ्लॉ, एक ट्रेजिक फ्लॉ है इन प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी which leads to the heroic decline to a tragic end, the theory of tragedy by Aristotle. Okay, it is also called the error in judgment, और इसे हम error in judgment भी कहते हैं, which proves fatal for the character and bring about the downfall, जिससे जो हमारा मेन हीरो होता है प्ले में उसका डाउनफॉल होता है। अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है व्हाट काइंड ऑफ पोइम पैराडाइज लास्ट, जो हमारी पैराडाइज लास्ट है वो किस तरीके की पोइम है, तो ये ब्लैंक वर्स एपिक पोइम है। कैसी पोइम है, ब्लैंक वर्स एपिक पोइम है। ठीक है, तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस, और 151 से 150 तक आज हमारे हो गए फिनिश। अब हम 151 से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। पैराडाइज लास्ट एक क्या है, एपिक पोइम है, लिखी काहे में गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, जॉन मिल्टन के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश सबसे पहली बार जब ये 1667 में पब्लिश हुआ था, जब इसका पहला एडिशन आया था, तब इसमें मात्र ओरिजिनल 10 बुक्स थी। ठीक है, कब, 1667 में। लेटर रिपब्लिश जब इसका सेकेंड वर्जन आया, तब इसमें कितनी, 12 बुक्स थी, और ये सेकेंड वर्जन कब पब्लिश हुआ था, 1674 में। बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को क्या किया गया था, स्प्लिट किया गया था, यानी कि 2 भागों में, 7 को 2 भागों में बांट दिया, 10 को 2 भागों में बांट दिया, और इस तरीके से 10 से पुस्तकें कितनी बन गई, 12। ठीक है, अब अगला क्या कहा गया, हाउ मैनी लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर डज स्पेंसियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ,
जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर डज अ स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है वो एक वर्स फॉर्म होती है जिसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय अ 9th लाइन। आयम्बिक फीट में होते हैं जिसको हम एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलेक्जेंड्राइन। तो इसमें जो टोटल क्या हाउ मैनी लाइंस, तो इसमें कितनी लाइन होंगी, यानी कि 9 लाइनें। स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं? 9 लाइनें होती हैं, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर में जो पहली 8 लाइनें होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और एक जो लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है और इसी को हम एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।